कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव मॉलिक्यूल, है ना, बायो मॉलिक्यूल है ना, जैव अणु। जैव अणु में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैव मॉलिक्यूल में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो होता है वृहत जैव अणु। वृहत जैव अणु, वृहत जैव अणु क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको मैंने आपको बताया था ना, जिसको पीस के जो नीचे छन जाता है, जो ऊपर बच जाता है। चाय पत्ती में जो नीचे छन गई वो चाय बची, उसको हम लोग पी लिए। और जो ऊपर चाय पत्ती वगैरह अदरक वगैरह छन गए उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वृहत जैव अणु, इधर बायोलॉजिकल भाषा में, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्लियर है। तो अब देखते हैं ये न्यूक्लिक अम्ल, आखिरकार ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है बिल्कुल सिंपल है। इससे सिंपल मुझे नहीं लगता यहां पर कुछ होगा। न्यूक्लिक एसिड होता है जो, इसके अंदर एक शुगर पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक शुगर पाई जाती है, पहले समझना। शुगर, उस शुगर को, वो शुगर दो प्रकार की होती है। एक होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, और दूसरी होती है राइबोस शुगर। जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर एक शुगर पाई जाती है, और उस शुगर को बोलते हैं, एक शुगर होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर एंड सेकेंड इज राइबोस शुगर। जो डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है वो डीएनए में पाई जाती है, किसमें, डीएनए में। और जो राइबोस शुगर होती है वो आरएनए में पाई जाती है। अब पूरा खेल शुरू होता है कि जैसे देखो, जैसे हमारा घर किससे मिलकर के बना होता है, तो हमारा घर सबसे पहले ईंट से मिलता है, ईंट, फिर सीमेंट, बालू और सलिया, इस सब चीजों से मिल करके हमारा घर बनता है। तो इसी तरह जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कई चीजों से मिल करके बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल कई चीजों से मिलकर के बना होता है। इसकी जो मेन इकाई होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। किससे मिलकर के बना होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। टाइड जो कपड़ा धुलने वाला होता है ना, टाइड। तो न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर के बना होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। बताइए, क्लियर है यहां तक कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किससे मिलकर, कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। हमने देखा डीऑक्सीराइबोस शुगर, C5H10O4, इसको इसका जो फॉर्मूला होगा डीऑक्सीराइबोस शुगर C5H10O4, और राइबोस शुगर C5H10O5, ये हुआ राइबोस शुगर। इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ, है ना, राइबोस शुगर इसके अंदर शुगर पाई जाती है। अगर उसके अंदर पूछें, जो ये राइबोस शुगर होता है, ये जो शुगर होती है इसको हम लोग डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं, है ना, या फिर इसको हम लोग डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक शुगर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक शुगर। न्यूक्लिक मतलब कि ये न्यूक्लिक में पाया जाता है ना, न्यूक्लिक एसिड, इसलिए लगा दिया जाता है न्यूक्लिक। तो देखते हैं अब हम लोग क्या देखने वाले, मेजर मतलब मेन चीज कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। हमने राइबोस शुगर तो देख लिया, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होता है, समझना न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होता है, साइड से, है ना। रोड पे कैसे चलते हो, साइड से चलते हो। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है कि वो न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होता है, बिल्कुल सिंपल है।
और न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाता है? इसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो इसमें न्यूक्लियोसाइड में इतनी चीजें पाई गई। अब देखते हैं हम न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया गया। जो न्यूक्लियोटाइड होता है, समझना बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप इसमें पाया जाता है, बस हो गया। न्यूक्लियोटाइड में लिख दो इधर, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें, पेंटोज शुगर, सेकेंड नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी समाचार हिंदी में भी लिख लेना, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये हुआ आपका पेंटोज शुगर, क्योंकि कार्बन की संख्या 5 है इसलिए उसको बोलते हैं पेंटोज शर्करा। क्लियर है? तो यहां पे क्या हुआ कि हम बोलते हैं डीएनए किससे मिलकर के बना होता है, तो इन 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। डीएनए के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर के बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बनता है? न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। तो ऐसे एक चेन है, पहले छोटे छोटे न्यूक्लियोसाइड मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बना लेता है, न्यूक्लिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, तो अब हम इन्हीं तीनों चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज ग्रुप ये कैसे आपस में जुड़ जुड़कर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखो, ये कैसा ये कौन है बताओ? आपको पता है ये है डीएनए। कौन है? डीएनए है। तो हम लोग इसी चीज को डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। इसको मिटा करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा आपको। क्या समझाने वाला हूं? देखो, जो पेंटोज शुगर होती है वो तो होती है, अभी हम देख लेंगे राइबोज में पेंटोज शुगर कौन सी होती है और डीऑक्सी राइबोज में। लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनी समाचार। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो 2 प्रकार का होता है। मेन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजनस बेस एक प्रकार का नहीं होता है। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरीन, हिंदी में भी इंग्लिश यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको, और दूसरा होता है पिरीमिडीन। अब आपसे यदि कोई पूछे कि बताओ नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार का होता है, तो चिल्ला चिल्ला के बोलना प्यूरीन और पिरीमिडीन। अगर पूछे प्यूरीन के अंदर कौन आता है, तो प्यूरीन के अंदर आता है एडेनिन, एडिनिन हिंदी में भी यही लिखना है, और ग्वानिन। प्यूरीन के अंदर कौन आता है? एडेनिन और ग्वानिन। पिरीमिडीन के अंदर क्या आता है? वो आता है साइटोसिन, और इंग्लिश से लिख देता हूं, है ना, साइटोसिन, फिर क्या आएगा? थाइमिन, फिर आएगा यूरेसिल। 3 चीजें आएंगी पिरीमिडीन के अंदर। अब प्यूरिन के अंदर 2 चीजें, एडनिन और ग्वानिन। अब हम लोग यहां पर मेनली पढ़ने क्या वाले हैं, तो यहां पर यही पढ़ने वाले कि किस तरह से प्यूरीन और पिरीमिडीन पेंटोज शर्करा के साथ, पेंटोज शुगर के साथ जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड का निर्माण कर लेती है। बस हम लोग यही अब पढ़ने वाले हैं। जितना बताने का काम था मैंने बता दिया। ये देखो, ये पूरा बोर्ड अब भर चुका है बिल्कुल एक बार में, है ना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है इन दोनों को जोड़ने के लिए फॉस्फेट ग्रुप होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, तभी तो ये जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ये कंफ्यूज मत होना
कि भैया न्यूक्लियोसाइड में तुम 2 चीजें बताए, न्यूक्लियोटाइड में तुम 3 चीजें बता दिए, 3 चीजें कैसे आ गई? तो न्यूक्लियोसाइड को आपस में जोड़ने के लिए फॉस्फेट ग्रुप होता है, और जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है ना? ऐसा होता है। तो नाइट्रोजनस बेस आपका ऐसा हो गया। जो प्यूरिन होता है वो डाई साइकिल होता है, और जो पिरिमिडीन होता है वो मोनोसाइक्लिक होता है ना? ये डाई साइक्लिक और मोनोसाइक्लिक का मतलब। प्यूरिन कैसा होता है? प्यूरिन होता है डाई साइक्लिक। और पिरिमिडीन कैसा होता है? तो ये होता है मोनोसाइक्लिक। डाई मतलब इसमें 2 साइकिल बनेंगे, एक साइकिल ये, एक साइकिल ये। मोनोसाइक्लिक मतलब ये बनेगी। इसमें क्या बनेगी? इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये डाई साइक्लिक हुआ। कैसा हुआ? वो सॉरी मोनोसाइक्लिक हुआ। मोनो मतलब एक, और अगर इसमें 2 स्ट्रक्चर ऐसे बन गई, ये देखो, तो ये हुआ डाई साइक्लिक, 2 साइकिल बन गई। ठीक है, तो याद रखना कि जो प्यूरिन होता है वो डाई साइक्लिक होता है, और जो पिरिमिडीन होता है वो मोनोसाइक्लिक होता है, बस। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, जितना कि आपको समझ ना आया हो। सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। तो देखो, इसको मिटा दूं मैं। इसको मिटा दूं। अब हम लोग इन्हीं 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, नोट करके लिख लेना। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप कैसे आपस में जुड़ते हैं, कैसे डीएनए और आरएनए बनता है, बस लिखो इसको। पहले अब हम लोग देखेंगे पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा में हमने देखा है 2 प्रकार की पेंटोज शर्कराएं होती हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर और दूसरी होती है राइबोज शुगर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसके बाद हम लोग देखेंगे राइबोज शुगर। देखो, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई बहुत कठिन स्ट्रक्चर नहीं है। जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, दोनों में 5 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक, 1 2 3 4, और यहां पर जो C है इसके ऊपर जुड़ेगा CH2OH। ठीक है, अब हमको जोड़ना होगा। सेम स्ट्रक्चर ऐसा इसका है, और सेम ही स्ट्रक्चर ऐसा ही बिल्कुल राइबोज शुगर का बनेगा। O, फिर कार्बन कार्बन, फिर ऐसे कार्बन, फिर ऐसे कार्बन, फिर जुड़ गया। और इसी कार्बन के ऊपर क्या रखना होगा? इसी कार्बन के ऊपर CH2OH ऐसे रख देना होगा। क्लियर है? अब देखो, इसको भरना पड़ेगा भैया। डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला भी तो हमने देखा है है ना? इसको भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर आएगा OH H। ठीक है, यहां पर होगा H, यहां पर भी होगा H, इसके ऊपर होगा नीचे OH OH, और यहां पर भी H। यानी कि जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है उसके नीचे जो OH होते हैं वो 2 होते हैं, और यहां पर OH ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 और 4 OH होते हैं, ऐसे करके, मतलब एक ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा, है ना? H करके होते हैं। और इसमें जो H होता है, इसमें तो इसमें एक OH नहीं होता है। क्या होता है? तो एक OH इसमें होता ही नहीं। तो क्या होगा? सिंपल से, इसमें 2 थे, एक होना होगा यहाँ पे। तो OH यहाँ पे लिखोगे, फिर नीचे H, फिर आपने यहाँ पे H लिखा, फिर यहाँ पे H लिख दिया, फिर यहाँ पे H लिखा, फिर यहाँ पे आप OH लिख दें। एक ही लिखना है ना, फिर H। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका राइबोज शुगर का। और जो ये स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी, ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये है राइबोज शुगर का। बस इतना समझना था। अब ये पूछोगे ये स्ट्रक्चर याद कैसे करना है? तो यार, अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसको आपने बनाया, अगर इसको कई बार आप अपने कॉपी में बना लोगे ना, तो ये याद हो जाएगा। ये कोई बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये बायोमॉलिक्यूल थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, बट ये बहुत सिंपल है। केमिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर आप जितना उनको बना डालोगे उतना आपके दिमाग में घुस जाएगा ये। ठीक है,
तो इसको कुछ ट्रिक लगा लेना होता है कि भैया एच एच ऐसे करके एच थे, नीचे ओ एच था, फिर ओ एच सी एच टू ओ एच ऐसे जोड़ देना, फिर इधर कैसे एच 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 थे, ओ एच था एच था, ऐसे करके कोई भी सिंपल सी ट्रिक बना लो, याद हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी हमने क्या देखा, तो अभी हमने देख लिया कि ये पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर हमने कंप्लीट कर लिया। पेंटोज शुगर के बाद आता है भैया नाइट्रोजिनस बेस। क्या आता है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में हमने बताया एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है। एडनिन ग्वानिन को हम लोग प्यूरिन बोलते हैं, और साइटोसिन, थाइमिन, यूरैसिल इसको हम लोग पिरिमिडिन बोलते हैं। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन होता है, एक सेकेंड तो अब हम लोग देखने वाले हैं नाइट्रोजिनस बेस के बारे में कि एडेनिन कैसे बनेगा, ग्वानिन कैसे बनेगा, साइटोसिन कैसे बनेगा, थाइमीन कैसे बनेगा, उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग नाम तो पता हो ही गया है। अब देखो, आप पूछोगे अभी एक चीज और आता है, एक चीज और आएगा, फॉस्फेट ग्रुप, है ना, फॉस्फेट ग्रुप। तो जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो यहां पे जुड़ते हैं, OH के साथ जुड़ते हैं। OH के साथ कौन जुड़ जाता है? तो वो जुड़ जाता है नाइट्रोजिनस बेस। और फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ता है? वो CH2OH के साथ जुड़ता है यहां पे। ऐसे करके इधर ये जुड़ता चला जाएगा, सेकंड वाला इधर जुड़ता चला जाएगा, एक पूरी चेन बन जाएगी न्यूक्लिक एसिड की, बन जाएगा DNA। वही जोड़ के दिखाना है कैसे जुड़ता है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि जो प्यूरिन होता है वो डाईसाइक्लिक होता है, उसमें 2 साइकिल होती हैं, और जो पिरिमिडीन होता है वो मोनोसाइक्लिक होता है। पिरिमिडीन 3 होते हैं, थाइमीन और साइटोसिन और यूरैसिल, और जो प्यूरिन होते हैं वो 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। क्लियर है? तो क्या करूँ, इसको मिटा दूं? इसका स्ट्रक्चर अब आपको याद करना होगा, अपने कॉपी में बना लो। अभी आगे जब मतलब बनाना पड़ेगा ना, तब लिखना पड़ेगा फिर से इसको। तो इसको अपने कॉपी में बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए नाइट्रोजिनस बेस को अब हम लोग समझेंगे। यहां पर याद रखना, इसी OH के पास क्या जुड़ेगा? इसी OH पर नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा। क्लियर है? यहीं पर नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी समक्षार जुड़ेगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि नाइट्रोजिनस बेस जो है वो कैसे जुड़ेगा, और कौन सा नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेगा, किसके द्वारा जुड़ेगा। कोई ग्लू गन वगैरह या फिर फेविक्विक वगैरह ऐसा कुछ होगा ना, तभी तो जुड़ेगा। है ना? तो चलिए इसको देख लीजिए, मिटा दूं? तो जैसा कि हमने देखा, नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होता है उसके अंदर 2 नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन को हमने बोला था ये डाईसाइक्लिक होते हैं। देखिए इसमें 2 साइकिल बनी हुई है, 1 2 2 2 2, है ना। और जो पिरिमिडिन होते हैं ये प्यूरिन है, और नीचे वाले जितने भी हैं सिंगल साइक्लिक, ये पिरिमिडिन है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपके प्यूरिन है। सबसे पहले क्या होगा, इनके स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, एडेनिन कैसे बना होता है, किस प्रकार से ये जुड़ेगा। तो देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने कार्बन होते हैं? वो सॉरी देखो, एक प्यूरिन और पिरिमिडिन में अंतर भी होता है। अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये एक रेफरेंस बुक है नूतन की, इसमें से मैं आपको लिखवा सकता हूँ कि आप एक तरफ डाल लीजिए प्यूरिन और दूसरी तरफ डाल लीजिए पिरिमिडिन। प्यूरिन की तरफ नंबर 1 लिखेंगे कि यह पिरिमिडिन अणु से बड़ा होता है। ये देखिए, ये ऊपर वाला प्यूरिन है तो ये पिरिमिडिन अणु से बड़ा होता है। अब पिरिमिडिन की तरफ लिखिए कि यह प्यूरिन अणु से छोटा होता है। फिर प्यूरिन की तरफ लिखिए, इसमें 9 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 9 परमाणु होते हैं। पिरिमिडिन की तरफ लिखिए कि इसमें 6 परमाणु होते हैं। पिरिमिडिन की तरफ कितने परमाणु? तो 6 परमाणु होते हैं। फिर प्यूरिन की तरफ लिखिए, इसमें 2 वलय होते हैं। प्यूरिन में देखिए 2 वलय हैं। पिरिमिडिन की तरफ लिखिए, इसमें 1 वलय होता है। फिर पिरिमिडिन की तरफ लिखिए, इसमें 1 3 7 9 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। देखो ये प्यूरिन है,
अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। देखो नंबरिंग करना है जैसे, तो हमने यहाँ से किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने कितने पे? 1 3 7 9। 1 3 7 और 9, इन तीनों पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। और पिरिमिडिन की तरफ इनमें 1 व 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। कितने नंबर पर? नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4 5 6। 6 परमाणु हैं, सब में 6 परमाणु हैं। इसमें 1 नंबर पर और 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। फिर प्यूरिन की तरफ लिखिए कि यह 2 प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन की तरफ लिखिए कि यह 3 प्रकार के होते हैं, थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये हैं आपके नाइट्रोजिनस बेस। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया आपका पेंटोस शर्करा क्या होता है, हमने अब यहां पे देख लिया नाइट्रोजिनक क्षारक क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं। देखिए नाइट्रोजिनस बेस कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे कि यही नाइट्रोजिनस बेस किस तरीके से शुगर से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? शुगर से। मैंने आपको बताया जब शुगर का वो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था तो बताया था इस साइड इधर कॉर्नर वाला जो OH है उसी से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाता है, और इधर जो CH2OH था उससे कौन जुड़ता है? उससे एक आदमी और जुड़ता है, उसको हम लोग आगे बताएंगे, है ना। उसमें अभी हम लोग नाइट्रोजनस बेस पढ़ रहे हैं ना, उसको देखेंगे। तो जब ये नाइट्रोजनस बेस उससे जुड़ता है तो एक बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने देख लिया इसको, तो मुझे उम्मीद है ये चीजें समझ आ गई होंगी। इसका स्ट्रक्चर आप इसको बना लो। अब एक चीज और देखते हैं, अगर नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? अगर एडेनिन प्लस शुगर आपस में जुड़ेगा है ना, एडेनिन और शुगर आपस में जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एडिनोसिन। क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एडिनोसिन। अगर ग्वानिन शुगर के साथ जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्वानोसिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर नाइट्रोजनी समक्षार में एडेनिन शुगर के साथ जुड़ रहा है तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? वो स्ट्रक्चर कहलाएगा एडिनोसिन। अगर ग्वानिन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा? ग्वानोसिन। अगर साइटोसिन जुड़ रहा है शुगर के साथ तो कहलाएगा साइटिडीन। अगर थाइमीन जुड़ रहा है क्या कहलाएगा? थाइमीडीन। अगर साइटोसिन प्लस शुगर जुड़ रहा है क्या कहलाएगा? साइटिडीन। वो वाले से लिख देता हूं है ना। और अगर थाइमीन जुड़ेगा शुगर के साथ क्या कहलाएगा? थाइमीडीन। कहां गया? थाइमीडीन। इसके अंदर सीन लग जाता है, इसके अंदर डीन लग जाता है। अगर यूरेसिल शुगर के साथ जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? यूरिडीन। तो ऊपर वाला क्या है? ये प्यूरिन है और ये पायरीमिडीन है। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनी समक्षार और शुगर। नाइट्रोजनी समक्षार और शुगर जब आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड से जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं और वही स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद कर लेना। ये एडिनोसिन, ग्वानोसिन और साइटिडीन और आपका थाइमिडीन, यूरिडीन। अगर ये राइबोस के अंदर हैं, आरएनए के अंदर हैं, तो राइबोएडनोसिन, राइबोग्वानोसिन, राइबोसिटिडीन, राइबोथाइमिडीन, राइबोयूरिडीन। लेकिन अगर डीऑक्सीराइबोस शर्करा के अंदर है तो डीऑक्सीएडनोसिन। अगर ये डीएनए के अंदर है तो बोलेंगे ये डीऑक्सीएडनोसिन है।
अगर आरएनए के अंदर है तो राइबोज एडेनोसिन है। ऐसे इसके नाम होते हैं। क्लियर है? राइबोज लगा देना या फिर डीऑक्सी लगा देना है। अब हम लोग देखेंगे बस खाली ये जुड़ता कैसे है, बस हो गया। जुड़ना कैसे है ये, तो इसको मिटा दें अब। मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। मैं साइड हट रहा हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा नाइट्रोजनी समक्षार और आपका जो है शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी समक्षार, ये आपस में जुड़ता कैसे, इस चीज को समझते हैं। उसको समझने से पहले हम दो चीजें समझ चुके हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनी समक्षार। तीसरा पॉइंट आता है फॉस्फेट ग्रुप। हमने कितनी चीजें समझा, तो हमने दो चीज समझा। एक शुगर को समझ लिया, शुगर कैसे बना, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर। दूसरा नाइट्रोजनी समक्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल को हमने समझ लिया। फॉस्फेट ग्रुप को समझते हैं। फॉस्फेट ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, इधर भी OH, वो सॉरी फॉस्फेट तो P रहेगा, कार्बन कहां से लिख दिए, P, इधर भी OH, यहां पर भी OH। ऐसा स्ट्रक्चर होता है फॉस्फेट ग्रुप का। ठीक है, तीनों चीजें हम समझ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ता है तभी वो न्यूक्लियोसाइड बनता है। अभी हम न्यूक्लियोटाइड को देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड में दो चीजें थी, शुगर और नाइट्रोजनी समक्षार। तो हम बनाते हैं शुगर और नाइट्रोजनी समक्षार कैसे जुड़ेगा आपस में। ये हुआ और ये यहां पर हुआ CH2OH हुआ, यहां पर H OH आपका OH, फिर यहां पर OH हुआ, यहां पर H हुआ। ये तो हमने बना दिया अपनी शुगर की संरचना। किसकी संरचना, तो हमने बना दी ये एक शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये, है ना। नाइट्रोजनी समक्षार कैसे जुड़ेगा, तो नाइट्रोजनी समक्षार इस OH के साथ क्रिया करके, जैसे हमको जोड़ना है एडेनिन, तो एडेनिन इस OH के साथ कंडेंसन रिएक्शन करके, कौन सी कंडेंसन, कंडेंसर रिएक्शन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। इस जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण की क्रिया करके एडेनिन इससे जुड़ जाता है। कैसे जुड़ जाता है, निर्जलीकरण की क्रिया करके एडेनिन इससे जुड़ जाता है। अब देखते हैं फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ेगा। तो फॉस्फेट ग्रुप इधर इधर जो CH2OH है इससे क्रिया करके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। यहां पर कोई बॉन्ड बनेगा, इस जगह पर कोई बॉन्ड बनेगा, और उस जगह यहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी हम लोग सिर्फ एक ही रस्सा पढ़ रहे हैं, ये जैसे रस्सी है ना, एक ही रस्सी को पढ़ रहे हैं। एक रस्सी किससे मिलकर के बनी होती है, क्या क्या होता है ना। लेकिन अगर DNA में देखें दो रस्सियां होती हैं, तो ये पहले एक रस्सी बनेगी तभी तो दूसरी बनेगी। जैसे सीढ़ी बनती है, ऐसे वाली सीढ़ी, सबसे पहले एक बांस लाओगे, फिर दूसरा बांस लाओगे, फिर बीच में ऐसे लगा दोगे, सीढ़ी बन गई। पहले एक तो बांस लाओगे, तो एक बांस बनाने की यूनिट है ये सारी चीजें, है ना। यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। अब देखो क्या होता है, यहीं पर समझ लो। ये जो CH2OH है इसको हम देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH2OH। अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो इससे आकर के यहां पर जुड़ता है, कहां पर, इस जगह पर जुड़ता है। तो फॉस्फेट ग्रुप को यहां पर जोड़ो, PO हो गया, करो OH, OH, फिर नीचे करो OH, फिर OH और OH ये यहां पे फिर कौन सी क्रिया यही क्रिया निर्जलीकरण फिर हो गई। जब यहां पर ये निर्जलीकरण की क्रिया होगी, समझना बिल्कुल सिंपल से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझना कंडेंसन रिएक्शन को। जब निर्जलीकरण की क्रिया हुई तो H2O बाहर निकला, ये देखो H2 हो गए O, H2O जब बाहर निकलेगा, मिटा दो इसको, देखना अभी। जब H2O बाहर निकलेगा तो कैसा स्ट्रक्चर CH2 के साथ बनेगा, ये देखो बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो ये कुछ दिख रहा है कि नहीं, ROR, R दिखा, O दिखा, R दिखा, ये एस्टर दिख रहा है कि नहीं, बताइए।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है है ना। आर में भी वो जो आर पी को आर बोला, ओ बोला, आर आर ओ आर दिख रहा है, एस्टर दिख रहा है कि नहीं, बताइए, आप बताइए, अपने दिमाग से बताइए, दिख रहा है ना। तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन इस CH2 से जुड़ेगा, जो फॉस्फेट इससे जुड़ता है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बंध से जुड़ता है। किससे जुड़ता है भैया, फॉस्फोएस्टर बंध फॉस्फोएस्टर बंध, क्लियर है। तो ये चीजें इससे फॉस्फोएस्टर बंध से जुड़ जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर आगे फिर यही शुगर मिलेगी, फिर जुड़ेगा। और अगर इसका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड देखा जाए तो एक कार्बन, दो कार्बन और तीसरा कार्बन, है ना। तो ये जो नेक्स्ट जुड़ता है वो तीसरे कार्बन के जो OH है इसी से जुड़ेगा। यहां पर फिर आएगा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, फिर फॉस्फेट ग्रुप OH जुड़ेगा, इससे फिर जाकर के नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड बोले तो शुगर, फिर इधर नाइट्रोजनस बेस, फिर इधर फॉस्फेट ग्रुप शुगर नाइट्रोजनस बेस, शुगर नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप शुगर नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप शुगर नाइट्रोजनस बेस, ऐसे करके ये जुड़ता रहेगा। किस बॉन्ड के साथ, तो फॉस्फोएस्टर बंध के साथ ये जुड़ता रहेगा। ये कौन से बॉन्ड के साथ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर पूछा जाए एक रस्से से दूसरे रस्से में जो बीच में जुड़ता है ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 बॉन्ड यहां पे याद करने होंगे, क्लियर है। तो अगर पूछा जाए नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कहां पर जुड़ेगा, नेक्स्ट शुगर कैसे जुड़ेगा, तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड तीसरे कार्बन पर आएगा, OH पर, यहां पर आकर के सीधे जुड़ जाएगा, क्लियर है। अब यहां पर तीनों चीजें मिल गई। हमने देखा पहले शुगर था, फिर नाइट्रोजनस पहले देखते हैं, एडेनिन था, एडेनिन के साथ शुगर जुड़ा था। तो हमने क्या बोला था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एडेनिन के साथ शुगर जुड़ा और शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, अच्छे से देखो इस स्ट्रक्चर को, हट जाता हूं फिर देख लो। अब देखो हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तो हम इसी स्ट्रक्चर को बोल देते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड, नॉट न्यूक्लियोसाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में 2 चीजें याद रखना, नाइलिक और डाइलिक, है ना। ये क्या है, नाइलिक और डाइलिक। अब देखो, अगर एडेनिन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो क्या बनता है, एडिनाइलिक क्या बनता है, एडिनाइलिक। अगर एडेनिन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो कौन सा एसिड बना देता है, एडिनाइलिक एसिड। और अगर ग्वानिन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो क्या बना देता है, ग्वानिनाइलिक एसिड। ग्वानाइलिक एसिड क्या बना देता है, ग्वानाइलिक एसिड। ये हुआ प्यूरिन। अब पिरिमिडिन देखते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। साइटोसिन के साथ शुगर जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बना देगा, अब ये बनाएगा डाइलिक। क्या बनाएगा, साइटोडाइलिक एसिड। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ेगा तो डीऑक्सी साइटोडाइलिक एसिड, राइबोज के साथ तो राइबोज साइटोडाइलिक एसिड, ठीक है। थाइमीन यदि शुगर के साथ जुड़ेगा और फिर ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, तो भैया ये बनाएगा थाइमीडाइलिक एसिड। और यूरेसिल अगर शुगर के साथ जुड़ेगा और फिर फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, यूरी डाइलिक एसिड तो ये नाम वगैरह अपने को याद करना पड़ेगा, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटोडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। तो अब हमने क्या बना लिया, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। ये है हमारा शुगर,
शुगर से इस OH के साथ नाइट्रोजनस बेस और इस OH के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। फिर इधर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, यहां पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, OH के साथ क्या जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप। और सर उसी फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक शुगर जुड़ गया और उसी शुगर के साथ फिर यहां पर जुड़ गया एडेनिन या ग्वानिन, साइटोसिन, जो भी जुड़ा। और इस एडेनिन के सामने एक और स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ता जाएगा, है ना। सामने हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, फिर यही स्ट्रक्चर पलट जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा वो। तो एडेनिन किससे जुड़ता है, तो एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ता है और डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ता है। अगर इधर एडेनिन है तो उस साइड थाइमीन होगा और जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे डबल बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, उस बॉन्ड को जो बोलते हैं सर, ये जो बॉन्ड होते हैं इन्हीं बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आरएनए में इनकी जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि आरएनए में तो एक ही रस्सा होता है, एक ही हेलिक्स होता है, दूसरा हेलिक्स होता ही नहीं, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।